नमस्कार, मैं हूं निम्मी और आपका स्वागत है बिहार आवर में। बढ़ते हैं बिहार की 25 अहम खबरों की ओर। पटना विश्वविद्यालय ग्रेडिंग में सुधार नहीं किया तो मान्यता हो सकती है रद्द। पटना विश्वविद्यालय राज्य का पहला विश्वविद्यालय है जिसे नेक से बी प्लस ग्रेडिंग प्राप्त है। शेष विश्वविद्यालयों को बी और सी ग्रेड मिला है। इस विश्वविद्यालय को नेक से अपग्रेडेशन का मौका मिला है ताकि अपनी रैंक में सुधार कर ले, ताकि डीडीई की मान्यता पर कोई आंच नहीं आए। पिछले साल औपबंधिक तरीके से एक सत्र के लिए अस्थायी मान्यता मिल गई थी, पर इस बार अगर रैंक में सुधार नहीं हुआ तो मान्यता जाना तय है। पटना विश्वविद्यालय की ग्रेडिंग अपग्रेडेशन पर दूर शिक्षा निदेशालय का भविष्य में टिका हुआ है, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने दूर शिक्षा निदेशालय के संचालन के लिए विश्वविद्यालयों के पास कम से कम एक ग्रेड होना अनिवार्य बताया है। बिहार 11वीं में ऑनलाइन इंटरव्यू के आधार पर एडमिशन। कोरोना संक्रमण का असर इस बार 11वीं नामांकन पर भी पड़ेगा। इसकी तैयारी स्कूलों में भी अभी से देखने को मिल रही है। कई स्कूल इस बार 11वीं नामांकन ऑनलाइन इंटरव्यू के आधार पर लेंगे। वहीं कई स्कूलों में प्री बोर्ड अंक के आधार पर 11वीं नामांकन की तैयारी चल रही है। डीएवी बीएसबी की माने तो 2020 में 11वीं नामांकन भी ऑनलाइन इंटरव्यू के आधार पर लिया गया था। इस बार भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहीं सेंट माइकल हाई स्कूल प्रशासन की माने तो 11वीं में नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। बिहार में ऑक्सीजन की किल्लत पर पटना हाईकोर्ट सख्त, केंद्र को निर्देश 2 दिन में एक मेडिकल टीम भेजिए। बिहार में कोविड इलाज की सुविधाओं पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ऑक्सीजन की किल्लत पर विस्तार से जवाब मांगा है। साथ ही कहा है कि डीएम देखे कि कोई ऑक्सीजन की कालाबाजारी न करे, कोई अनावश्यक स्टोर न करे। साथ ही डायरेक्टर जनरल को निर्देश भी दिया गया है कि वे 2 दिनों के अंदर एक मेडिकल विशेषज्ञों की टीम बिहार भेजे, जिसका नेतृत्व उप महानिदेशक या उसके आला स्तर के अधिकारी करेंगे। यह टीम राज्य सरकार की तैयारी और वर्तमान कार्य योजना को आंकेगी और कोर्ट को बताएगी कि कोरोना की बढ़ती रफ्तार से निपटने के कितने कारगर है, राज्य में किन किन चीजों की कमी है, बेहतर इलाज के लिए क्या क्या संसाधनों की आवश्यकता है। समस्या के लिए बनाए ईमेल। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के महानिबंधक को निर्देश दिया गया है कि एक हाईकोर्ट की ईमेल आईडी जनरेट कर राज्य भर उसे मीडिया के जरिए प्रचारित किया जाएगा। जिस भी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत हुई वहां से फौरन हाईकोर्ट की ईमेल को सूचना दी जाएगी। हाईकोर्ट प्रशासन सूचना देने वाले अस्पताल प्रशासन के संबंधित जिले के डीएम को फौरन सूचित करेगी। संबंधित डीएम इसका समाधान करेंगे। सीएम नीतीश का ऐलान। पटना आईजीआईएमएस में सभी कोरोना पेशेंट का होगा मुफ्त में इलाज। बिहार की राजधानी पटना से इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के सभी कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने स्वयं शुक्रवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आईजीआईएमएस में सभी चिकित्सक सेवाओं और दवाओं पर हुए खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी। आईजीआईएमएस में कोरोना संक्रमित मरीजों को कोविड मार्कर जांच के लिए 5,000 रुपए देने पड़ते थे, जो अब निःशुल्क होगा। इस जांच के तहत शरीर के विभिन्न प्रकार की जांच भी की जाती है। बिहार में कोरोना के कहर में बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में मिले 12,672 संक्रमित मरीज। बिहार में कोरोना संक्रमण का एक नया रिकॉर्ड बन गया है। एक दिन में 12,672 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि 54 लोगों की जान चली गई है। राज्य में एक दिन में 1,08,147 सैंपल की कोरोना जांच की गई। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 11.71% रही। बीपीएसएससी बिहार पुलिस भर्ती दरोगा बहाली पर कोरोना का संकट अब भी बरकरार। बीपीएसएससी दरोगा, सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के 2,446 पदों पर बहाली की प्रक्रिया को कोरोना की पहली लहर ने प्रभावित किया। 8 महीने से ज्यादा के विलंब के बाद ही हाल ही में इसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा पूरी कर ली गई। अगले महीने रिजल्ट आने की संभावना है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अब 2,213 पद पर होने वाली दूसरी बहाली के लिए लिखित परीक्षा की तैयारी में जुटा था, जो कि एक बार कोरोना संक्रमण सामने आ गया। कोरोना की वजह से हालात बने हैं, जिसे देखते हुए तय माना जा रहा है कि लिखित परीक्षा की तारीख अब जल्द घोषित नहीं होगी। बिहार पुलिस में दारोगा और सार्जेंट के साथ कारा विभाग में सहायक जेल अधीक्षक के कुल 2,446 पदों पर बहाली की प्रक्रिया में कोरोना की वजह से पहले ही विलंब हो चुका है। इसके लिए संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा दिसंबर 2019 में हुई थी, जिसका परिणाम 28 जनवरी 2020 को जारी कर दिया गया। डीएमसीएच में मरीजों की मौत पर हंगामा। परिजनों और डॉक्टरों के बीच हाथापाई के बाद काम बंद। बिहार के दरभंगा स्थित डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग में मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टरों के साथ हाथापाई की और जमकर दुर्व्यवहार किया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई। शुक्रवार की शाम घटना में आक्रोशित जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया। इमरजेंसी के मुख्य द्वार पर ताला जड़ उन लोगों ने मरीजों का दाखिला बंद कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर सदर एसडीओ राकेश गुप्ता बल के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि परिजनों पर एफआईआर दर्ज होने व आश्वासन के बाद जूनियर डॉक्टर काम पर नहीं लौटे हैं। बिहार में किसानों के घर तक मुफ्त में बीज पहुंचा रहा कृषि विभाग। 30 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के बीच बिहार सरकार के कृषि विभाग ने किसानों को बड़ी राहत दी है। कृषि विभाग ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसानों को उनके घर पर बीज पहुंचाएगा। किसान खरीफ फसलों के बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसानों को 50 से 100% अनुदान पर खरीफ फसलों का बीज उपलब्ध कराया जाएगा। थावे के प्रखंड कृषि पदाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि खरीफ फसलों के बीज के लिए किसानों
ने ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि योजना पूरे बिहार के लिए है। अन्य जिलों और योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसान 30 अप्रैल तक बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खरीफ फसल की बीज के ऑनलाइन करने वाले किसानों को 50% से लेकर 100% तक अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जाएगा। नवादा में अवैध अभ्रक खदान में अचानक हुए विस्फोट से एक मजदूर की मौत, 2 की हालत गंभीर। रजोला सवेयाटांड पंचायत में संचालित अवैध अभ्रक खदान में अचानक हुए विस्फोट से एक मजदूर की मौत हो गई, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना में एक बाइक भी जलकर राख हो गई। मृतक मजदूर 50 वर्षीय जितेंद्र माझी सवेयाटांड पंचायत के टिटिया गांव का रहने वाला था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने एनवी रमन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई शपथ। आज यानी 24 अप्रैल 2021 को जस्टिस एनवी रमन भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे 23 अप्रैल 2021 को मुख्य न्यायाधीश पद से रिटायर हुए थे। उनकी जगह जस्टिस एनवी रमन नियुक्त किए गए हैं, जो 26 अप्रैल 2022 को इस पद से सेवानिवृत्त होंगे। वे देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। मुजफ्फरपुर ऑक्सीजन प्लांट में हुआ कोरोना, सभी कर्मचारी निकले संक्रमित। बिहार के मुजफ्फरपुर में जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्लांट का पूरा परिसर कोविड की चपेट में आ गया है। इस प्लांट में काम करने वाले 6 कर्मी और अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दरअसल प्लांट में इन दिनों आने जाने वालों की संख्या काफी इजाफा हुआ है। प्लांट में आने वाले अस्पतालों में कर्मी, ऑक्सीजन डीलर के कर्मी और कोरोना पीड़ित मरीजों के परिजनों की संख्या भी काफी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें लोगों से कोरोना संक्रमण फैला है। वहीं प्लांट में काम करने वाले सभी कर्मियों का कोविड टेस्ट कराया जा रहा है, जबकि बाहर से आने वालों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। पूरे परिसर को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जा रहा है और इस गेट पर गार्ड लगाना सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। देश के लिए अहम हुआ बोकारो स्टील प्लांट, कई राज्यों को यहां से सप्लाई हो रही है ऑक्सीजन। कोरोना के दौरान पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ऐसे में पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में बोकारो स्टील प्लांट अहम भूमिका निभा रहा है। यहाँ से ऑक्सीजन कई राज्यों में सप्लाई कर रहा है। बोकारो से उत्तर प्रदेश के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि बोकारो से लिक्विड ऑक्सीजन लीड करने हेतु ऑक्सीजन एक्सप्रेस को लखनऊ से बोकारो भेजा जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित होगी। मध्य प्रदेश से ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए वहां भी यह ट्रेन चलाई जाएगी। कुछ ही दिनों में एसी और ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। HDFC बैंक ने दी बड़ी राहत, अब नहीं होगी कैश की दिक्कत, आपको गली मोहल्ले तक पहुंचेगी ATM वैन। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कई क्षेत्रों में प्रतिबंध लगा हुआ है। जो क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में बदल गए हैं, वहां पैसों को निकालने की जाने की असुविधा है। उसके मद्देनजर अब देश के प्रमुख निजी बैंक HDFC ने एक खास पहल की है। HDFC बैंक ने ग्राहकों को कोविड-19 संक्रमण की तेजी से फैलने के बीच स्थिति से निपटने में मदद करने के लिए देश भर में मोबाइल ATM की सुविधा शुरू की है। सुविधा का लाभ देश के 19 शहरों के लाभ लोग उठा सकते हैं। इन शहरों में उपलब्ध होगी ये सुविधा। इस संबंध में बैंक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। ATM वैन की सुविधा जिन प्रमुख शहरों में उपलब्ध कराई गई उसमें मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, लखनऊ, दिल्ली, लुधियाना जैसे इलाके हैं। बैंक का ये सुविधा उन्हीं लोकेशन पर होगी जो कोविड से पूरी तरह प्रभावित होंगे और जो कंटेनमेंट जोन होंगे, यानी जहां लोगों को बाहर जाने पर पूरी तरीके से रोक है। साइबर फ्रॉड, मदद के लिए वायरल हुआ मोबाइल नंबरों पर ना करें ब्लाइंड फेथ, लग सकता है चूना। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने एक मामला सामने आया है कि इस कोरोना संक्रमण काल में सोशल मीडिया पर कई मोबाइल नंबर और हेल्पलाइन नंबर रोजाना वायरल हो रहे हैं। इनमें से कई मोबाइल नंबर ऐसे भी हैं जो साइबर अपराधियों के हैं। अजय अग्रवाल नाम के एक आरोपी ने तो लोगों को चकमा देने के लिए अपना बैंक अकाउंट भी उसी कंपनी से मिलता जुलता रखा है। हालांकि अब इस मामले की तफ्तीश साइबर क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की टीम करेगी। इस तरह के मामले पर आउटर दिल्ली जिला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हम लोग इस तरह के मामले पर ध्यान रखते हुए पिछले कुछ दिनों से के दौरान कई आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने वाले हैं। हम लोग मेडिकल और दवा के नाम पर फर्जीवाड़े को अंजाम देने वाले अपराधियों के गैंग तक पहुंचने में जुटे हैं। अगर हो जाए कोविड पॉजिटिव तो कितने दिन बाद ले आप दूसरी डोज? इस सवाल के जवाब में स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि पहली डोज लेने के बाद अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो गया है तो वह पहली वैक्सीन के 8 हफ्ते बाद यानी कि 2 महीने के बाद दूसरी डोज ले तो ये बेहतर है। कोरोना की चपेट में आने पर भी स्वास्थ्य विशेषज्ञ वैक्सीन की दूसरी डोज पहली लेने से 6 से 8 सप्ताह बाद ही बता रहे हैं। ऐसे में इसे 8 सप्ताह बाद लगवाना बेहतर रहेगा। कोरोना इफेक्ट, जब दूल्हे के घर शादी को पहुंच गई दुल्हन, जाने क्यों लिया ये साहसिक फैसला। किसी भी लड़की व लड़का को शादी के लिए बहुत अरमान होते हैं। दोनों के जीवन की एक ऐसी घड़ी होती है जो उन्हें पूरे जीवन याद रहता है। लेकिन बताया बेतिया के बिट्टू व बगा के अंशु ने कोरोना महामारी से अपने व अपने परिवार वालों के साथ साथ रिश्तेदारों को बचाने के लिए अपने अरमानों की आहुति दे दी। दरअसल बगा के रत्नमाला वार्ड 31 निवासी मंटू राउत एवं सुखमीना देवी की सुपुत्र कुमारी अंशु की शादी बेतिया के 3 लालटेन निवासी हरेंद्र किशोर राउत और गीता देवी के सुपुत्र विकास कुमार उर्फ बिट्टू से तय हुई थी। 23 अप्रैल को बेतिया ने रत्नमाला शादी के लिए बारात आ रही थी। सब कुछ तय था, लेकिन कोविड के बढ़ते प्रकोप और सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में
वधु पक्ष और वर पक्ष की सहमति से बारात लाना स्थगित कर दिया गया। कोरोना संक्रमण को रोकने पूर्णिया में 2 दिन का आंशिक लॉकडाउन। शहरी इलाके में तेजी के बढ़ते कोरोना के केस को लेकर जिला प्रशासन ने सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को नगर निगम इलाके के सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। पुणे में शनिवार सुबह से इसका असर दिख रहा है। शहर के भट्टा बाजार में सिर्फ आवश्यक चीजों को छोड़कर अधिकांश दुकानें बंद है। डीएम राहुल कुमार ने बताया कि अभी फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया गया, लेकिन जिस तरह कोरोना संक्रमण का केस बढ़ रहा है, इसको लेकर नगर निगम इलाके में सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को सभी दुकानें बंद करने का आदेश दिया गया। इस दौरान आवश्यक सेवा की दुकानें जैसे किराना दुकान, दवाई, दूध, सब्जी, फल की दुकानें खुली रहेंगी। पटना के जीएम रोड में मर्डर। रजनीश मेडिकल के संजीव सिन्हा को बगल के दवा दुकानदारों ने कट्टा पिस्तौल से मारी गोली। पीएमसीएच से मौत, 4 घायल। पटना में दवा की सबसे बड़ी मंडी गोविंद मित्रा रोड में शनिवार की दोपहर दवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जीएम रोड में आर्य होटल के सामने रजनीश सर्जिकल के मालिक 35 वर्षीय संजीव सिन्हा और उनके स्टाफ को बगल में ही दवा दुकानदार ने गोली मार दी और फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल संजीव को तुरंत ही पीएमसीएच में ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। स्टाफ मोनू भी घायल है। दिन दहाड़े गोलीबारी की इस वारदात के बाद जीएम रोड की आधे से अधिक दुकानें बंद हो गई हैं और मौके पर पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा खुद भी पहुंचे थे। करप्शन केस में अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ी, सीबीआई ने दर्ज। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती जा रही। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शनिवार को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर सीबीआई ने कदम उठाया है। इसके अलावा जांच एजेंसी ने मुंबई के कई जगहों पर छापे भी मारे हैं। इससे पहले सीबीआई ने देशमुख के करीब 11 घंटे पूछताछ की। ऑक्सीजन पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। जज ने कहा, जिस किसी ने ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा डाली उसे फांसी दे देंगे। केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में कहा गया कि बाहर से सप्लाई दिल्ली तक आ चुकी है, समस्या लोकल लॉजिस्टिक में आ रही है। दिल्ली सरकार को देखना होगा। जहां तक मेरी जानकारी है, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन दिलाए जाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो जज का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने ऑक्सीजन की आपूर्ति में खलल डाली तो उसे फांसी की सजा सुनाई जाएगी, वो चाहे कोई भी हो। दरअसल मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने अदालत में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में दूसरे राज्यों के ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा डाली जा रही है। इस पर जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पिल्ली के बेंच काफी सख्त टिप्पणियां कर रही हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि क्या ऑक्सीजन टैंक निकल गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने कहा, हाँ, टैंकर निकल गए हैं। सरकार की तरफ से कोशिशों में जरा भी कमी नहीं हो रही है। जस्टिस सांघी, 3 दिनों में हम एक तरह की कहानी देख रहे हैं। हमें पता है कि हालात क्या है। दिल्ली सरकार ने कहा, हमें जितनी ऑक्सीजन मिलेगी वही हम सप्लाई कर सकेंगे। हम दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं बना पा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से महज भरोसे दिए जा रहे हैं। जस्टिस सांघी ने दिल्ली सरकार से कहा, लेकिन मिस्टर राहुल मेहरा, दिल्ली सरकार के वकील, आप एक जिम्मेदार सरकार होने के चलते जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। हमें पता है कि स्थिति क्या है। नई आफत लाया, बंगाल में मिला ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना। जाने वैक्सीन पर क्या होगा असर। डबल म्यूटेंट के बाद ट्रिपल म्यूटेंट बना मुसीबत। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार वायरस के इस प्रकार की जानकारी नाम से ही है। कहा जा रहा है कि इससे वायरस के 3 म्यूटेशन शामिल है। ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट की भारत में पहचान में आई SARS-CoV-2 की दूसरी लाइन है, कहा जा सकता है। इसे B.1.618 कहा जा रहा है और ये ज़्यादातर पश्चिम बंगाल में फैल रहा है। कोरोना वायरस का यह प्रकार कितना खतरनाक है, इस बात की सही जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में एक्सपर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि दूसरा वेरिएंट के मुकाबले सबसे ज़्यादा संक्रामक है। एनडीटीवी ने इंटरव्यू में डॉक्टर मधुमेह पई ने कहा था कि ये और ज़्यादा तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है। ये लोगों को जल्दी बीमार बना रहा है। देश और दुनिया के इतिहास में 25 अप्रैल। देश और दुनिया के इतिहास में 25 अप्रैल का दिन कई कारणों से खास है। इतिहास में आज ही के दिन हिटलर की विवादास्पद डायरी की पहली किस्त छपी थी और बड़े गुलाम अली खान का निधन भी हुआ था। भारत में फिर एक दिन में सामने आए सबसे ज्यादा 3,46,786 नए कोविड केस। 24 घंटे में हुई 2,624 मौतें। देश में कोरोना का प्रकोप हर दिन बढ़ता जा रहा है। शनिवार लगातार तीसरा दिन रहा जब देश में एक दिन में 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में एक दिन में महामारी के रिकॉर्ड 3,46,786 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण में कुल मामले बढ़कर 1,86,10,481 हो गए हैं। बीएसईबी बिहार बोर्ड इंटर पास 12,000 से ज्यादा छात्रों को मिलेगा ये बड़ा तोहफा। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट पास 12,133 विद्यार्थियों को अब उच्च शिक्षा में ट्यूशन फीस में छूट मिलेगी। बिहार बोर्ड द्वारा इंटर रिजल्ट के 1% छात्रों को इंस्पायर के लिए चुना गया है। जिन विद्यार्थियों को चुना गया है वे आगे स्नातक में नामांकन लेने तो उन्हें ट्यूशन फीस में छूट मिलेगी। बिहार बोर्ड में चयनित छात्रों छात्राओं की सूची को बोर्ड की वेबसाइट पर डाल दिया गया। इसमें छात्रों छात्रा के नाम के साथ साथ उनके अभिभावक का नाम, रोल नंबर, कुल अंक भी डाला गया। इसे छात्र अपना नाम देख सकते हैं। बिहार वेदर फोरकास्ट। बिहार में अगले 48 घंटे तक बढ़ेगा तापमान। प्रदेश में सतह पर पछुआ हवा बहने लगी है। इससे प्रदेश में अगले 48 घंटे तक उच्चतम तापमान बढ़ सकता है। हालांकि लू की स्थिति बनने के आसार नहीं है। पूर्वानुमान के मुताबिक 27 अप्रैल से एक बार पूर्वीय हवा चल सकती है जिससे तापमान में गिरावट दर्ज होगी। आज की खबरों में इतना ही।
कल की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।